इस वीडियो में जो व्यूज है वो हमारे गेस्ट के पर्सनल व्यूज हैं और ये वॉइस ऑफ किन्नौर के व्यूज को रिफ्लेक्ट नहीं करते। बिल्कुल स्वागत है आप सभी का। वॉइस ऑफ किन्नौर सुन रहे हैं आप और हर दिन कई सारे खास शख्सियत से आप सभी को रूबरू करवाते हैं और कई सारी मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल बातें हमारे साथ आप कई बार सुनते भी हैं। आज के शो की बात की जाए, आज का शो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ है गुरु लोचेन तुल्कू रिनपोछे। शताब्दियों से भारत और तिब्बत के बीच का पवित्र संबंध आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक गहराई से भरा हुआ है। इस गहरे संबंध के मूल में है बौद्ध धर्म की साझी विरासत, एक परंपरा जो सदियों पहले भारत में पनी और हिमालयों को पार कर तिब्बत की आध्यात्मिक भूमि में समृद्ध हुई। भारत तिब्बत के बौद्ध संबंधों की इस समृद्ध परंपरा में भारत ने बौद्ध धर्म के पोषण और तिब्बत तक उसके प्रसार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नालंदा और विक्रमशिला जैसी प्राचीन विख्यात विद्यापीठों से जहां असंख्य तिब्बती विद्वानों ने अध्ययन भी किया, लेकर पद्मासंभव और अतिश दीपांकर जैसे भारतीय आचार्यों के तिब्बत बौद्ध दर्शन और साधना पर पड़े गहरे प्रभाव तक ये सांस्कृतिक आदान प्रदान अत्यंत गहन और स्थायी रहा है। भारत भिक्षुओं और विद्वानों ने तिब्बत में मठों की स्थापना में योगदान दिया और उनके प्रभाव से तिब्बती मठ प्रणाली, अनुष्ठान, मूर्तिकला और शास्त्रीय परंपराओं का गठन हुआ। बदले में तिब्बत ने इन शिक्षाओं को सजोकर उन्हें समृद्ध किया और अनेक कठिनाइयों के बावजूद उन्हें पीढ़ियों तक संरक्षित रखा। इन स्थायी आध्यात्मिक संबंधों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ गुरु लोचेन तुल्कू रिनपोछे सर हैं। आप स्पीति घाटी स्थित की मठ के आध्यात्मिक प्रमुख और संचालन परिषद के अध्यक्ष हैं। साथ ही आप 10वीं सदी के महान बौद्ध आचार्य लोत्सावा रिनचेन जंगपो के 19वें आधिकारिक अवतार के रूप में मान्य हैं। आप की मठ की आध्यात्मिक शिक्षा, सेवा कार्यों और पारंपरिक अनुष्ठानों की देखरेख करते हैं। सबसे पहले गुरु जी आपका मैं स्वागत करता हूँ वॉइस ऑफ किन्नौर पर। नमस्ते। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या हमें आप बता सकते हैं कि भारत में बौद्ध धर्म का ओरिजिन कैसे हुआ और ये भारत से तिब्बत कैसे पहुंचा? सबसे पहले मैं वॉइस ऑफ किन्नौर के सुनने वालों सबको मेरे ओर से प्रणाम। और बौद्ध धर्म जो है वो भारत में कैसा उत्पन्न हुआ जी। वो सबको मालूम है। मेरे हिसाब से शाक्यमुनि बुद्ध जो है उन्होंने ये संसार में जो सबको देखा तो इसमें उन्होंने ये पाया कि सब धीरे धीरे एज्ड हो जाते हैं जी। और फिर बीमारी हो जाते हैं, फिर अंत में मृत्यु हो जाते हैं। तो ये तो फिर ये तो दुख से भरा हुआ जैसा लगा। उन्होंने फिर वो उस संसारिक दुखों से मुक्ति पाने का क्या बोलते हैं वो खोजने में निकला। फिर उन्होंने तपस्या किया, कई गुरुओं से शिक्षा लिया, तपस्या किया। तो बाद में फिर बोध गया में जाके उनको ज्ञान प्राप्ति हुई और फिर उन्होंने जो उनको मुक्ति पाने के लिए जो मार्ग उनको समझ में आया वो लोगों को बताना शुरू किया। फिर वो उनके मार्ग में चल के जैसे कि शरीपुत्रा, मोगलाना वगैरह सारे कई हजारों में अरहत जो बन गया तो वहाँ संसार से मुक्ति पा लिया सबने। तो इस तरह से वो बौद्ध धर्म का स्थापना हुआ। जी, अगर बात की जाए भारत और तिब्बत के रिलेशन की, अगर बात करें ऐतिहासिक बौद्ध संबंधों की, तो ये संबंध किस तरीके से शुरू हुए थे? अब भारत और तिब्बत का एक वो था ना आपका 7वीं शताब्दी में एक राजा था, सम्राट। उन्होंने भारत से वो किया, कांटेक्ट किया। उन्होंने कई लोगों को भारत भेजा। फिर उनके दूसरा जो वो है ना क्या कहते हैं राजा, उनके बाद जो राजा हुआ है सोंगजन गंपो के बाद हुआ ठिसोंग देवचन। तो उन्होंने बढ़ावा दिया, उनके काम को बढ़ावा दिया और उन्होंने फिर वो पंडित महापंडित
शांति रक्षता को तिब्बत बुलाया। फिर वो सबसे पहले वो जो टेम्पल है वो क्या कहते हैं आपका, क्या है नाम है ना, वो स्थापना किया। और सबसे पहले वाला टेम्पल, बुद्धिस्ट टेम्पल, वो शायद 8वीं शताब्दी में हुआ होगा। तो फिर उन्होंने शांति रक्षता ने राजा को वो दिया, सजेशन दिया कि तो आप लोग बौद्ध धर्म, आप लोगों के पास बहुत भाषा भी है और लिपि भी है, तो आप लोग बौद्ध धर्म जो है वो भारत के भाषा से अपना लोकल भाषा में अनुवाद करेगा, अच्छा रहेगा। फिर वो अनुवाद करना शुरू किया। फिर वहाँ से संस्कृत सीखने के लिए बच्चों को भारत में भेजा। फिर उन शांति रक्षता के बाद कमलशील उनके स्टूडेंट है, उनको बुलाने से अच्छा होगा, उन्होंने प्रिडिक्शन किया था। फिर उनको भी बुलाया। उस तरह से धीरे धीरे करके फिर बौद्ध धर्म तिब्बत में फैलना शुरू हुआ। जी, अगर बात की जाए 1959 की, तो 1959 से पहले किस तरीके से इंडिया तिब्बत के बीच बिजनेस या फिर तीर्थ यात्रा या फिर मोनेस्टिक आदान प्रदान हुआ करता था? अब 1959 पहले तो जैसे कि 1959 100 साल पहले, शायद 200 साल पहले, 300 साल पहले इधर आना जाना होता था। तो हमारे हिमालयंस जितना भी, जैसे लद्दाख है, ज़ांस्कर है, स्पीति है, किन्नौर है, हम सब बौद्ध धर्म अध्ययन करने के लिए तिब्बत जाते थे। तो उसमें जाने के लिए काफ़ी समय लगता था, महीना लगता था, पैदल जाना पड़ता था। फिर वहाँ जाके फिर वहाँ से विभिन्न क्या कहना चाहिए, शिक्षा केंद्र जो है ना, बौद्ध धर्म के शिक्षा केंद्र जो है, मठ जो है, वहाँ जाके 20 साल 30 साल अध्ययन करते थे। फिर कई लोग तो वहीं बैठ के वहीं विद्वान बन गया, तो वहीं वो करते थे, क्या बोलते हैं, टीचिंग देते थे उन तिब्बतों लोगों को, वहाँ का प्रोफेसर बन जाते हैं ना जी। फिर कई लोग वापस आ गए यहाँ, जैसे बड़ा बड़ा मठ लद्दाख में है, स्पीति में है, वहाँ भी उनको प्रचार करते हैं। तो इस तरह से बौद्ध धर्म का यहाँ जितना हिमालय बौद्ध धर्म है वो सब टिबेटन बुद्धिस्ट है, टिबेटन बुद्धिज़्म है। तो जैसे श्रीलंका में बुद्धिस्ट है, और कई देशों में बुद्धिज़्म है, बर्मा में है और जापान में हर जगह है। लेकिन जो इंडियन हिमालय रीजन में जितना बुद्धिस्ट है वो सब टिबेटन बुद्धिज़्म है जी। तो ये वहाँ जाके सीखते थे, फिर यहाँ आके यहाँ के लोगों को सिखाते थे। फिर ये बॉर्डर एरिया जो है वो हमारा खुला होता था, कोई वो नहीं होता था। तो यहाँ से इधर व्यापारी लोग यहाँ से बॉर्डर पे जाते थे। तो ये बैल बकरे क्या बोलते हैं, भेड़ बकरियाँ लेके जाते थे। और हमारे उसमें भी ज़माने में भी लोग व्यापार करते थे। कई लोग तो यहाँ से दिल्ली जाते थे बोला, फिर वो सरदार बाज़ार जाते थे बोला, सरदार बाज़ार से वो सुई ला के और धागा लेके छोटे छोटे चीज़ें लेके जाते थे वहाँ। और तिब्बत में बहुत पसंद करते थे क्योंकि वहाँ होता नहीं था। तो यहाँ तो शायद उनका नाफा भी तो शायद 5 टाइम्स होता था। $1 का सुई लेके बेचेंगे, वहाँ ₹5 ले लेते हैं। इस तरह से व्यापार होते हैं। तो वहाँ से ऊन वगैरह फिर क्या लाते होंगे, तो खास करके वो धर्म के जो है वो वहाँ से लाया है।
ओके। अगर बात की जाए कल्चर और ट्रेडिशन की, तो तिब्बत ने ऐसे कौन कौन से इंडिया के ट्रेडिशन और परंपरा यानी कि ट्रेडिशन और कल्चर अडॉप्ट करे? और ट्रेडिशन बुद्धिस्ट कल्चर तो जी। भारत से ही गया है, लेकिन बुद्धिज़्म जो है वो भारत से तिब्बत गया है। तो उसमें जैसे कि अब ज़्यादातर बुद्धिज़्म जो है वो संस्कृत से ट्रांसलेट हुआ है, अनुवाद हुआ है। तो हमारे जितना भी वो पोथियाँ होते हैं, सबसे पहले वहाँ संस्कृत का वो टाइटल होता है। तो उसका मतलब ये है कि ये इंडिया से आया है। जी। तो इंडिया से आया है तो क्या है कि ये ओरिजिनल है, कोई इसमें मिलावट नहीं है, उसमें कोई वो नहीं है। ये टू रिप्रेजेंट दैट, तो सबसे पहले वो टाइटल जो है वो संस्कृत में लिखता है, उसके बाद वो अनुवाद जो किया है वो अपना तिब्बतन लैंग्वेज में होता है। और बाकी जो कल्चर जो है वो अपना अपना लोकल कल्चर के साथ शेप होते जाते हैं, क्योंकि धर्म तो बहुत धर्म है। जो बुद्ध शक्य मुनि ने जो बताया है उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। जो उन्होंने सूत्र में बताया है तो उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। अगर आप चेंज करेगा वो रहेगा नहीं बुद्धिज़्म। जी। हाँ, वो कुछ और ही बन जाएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, लेकिन उसका ढंग जो है ना, जैसे कि करने का जैसे क्या कहते हैं आपका चांट करने का वे जो है ना, वो लोकल उसमें शेप होते जाते हैं। वो तो हर जगह में होता है। चाइना में गया बुद्धिज़्म तो चाइनीज़ उसमें प्रोनाउंसिएशन में भी फ़र्क पड़ता है। तो फिर जापान में गया, अब अपना जापानीज़ कल्चर का इन्फ्लुएंस, वो अकॉर्डिंग टू दैट इट इज़ शेप्ड। ये कल्चर का और इंडिया भारत का कोई कल्चर बुद्धिज़्म के अलावा तो ये एस्ट्रोलॉजी में है, भारत से लिया है उन्होंने। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी और मेडिसिनल भी शायद कुछ भारत से लिया है, कुछ कहीं और से लिया है, कुछ वहीं का स्थानीय पहले जो प्रैक्टिस करते होंगे उनसे हुआ है। वो सब मिक्स करके फिर एक टिबेटन मेडिकल सिस्टम बन गया है। ऐसा तो होता है जी। जी। हमें साथ में ये भी बताइए सर कि क्या आप कुछ ऐसे पॉपुलर बौद्ध आध्यात्मिक गुरुओं के नाम बता सकते हैं जिन्होंने भारत तिब्बत सीमा पार करके बौद्ध शिक्षा का प्रचार प्रसार किया? अब जैसे आपने शुरू में बताया जी। मेरे को भी एक तो जो मैंने बोला शंतरक्षिता सबसे पहले आया था। उसके बाद कमलशिला, वो भी नालंदा पंडित था। और उसके बाद फिर बीच में गैप हो गया था। फिर उसके बाद रिवाइव हुआ। तो फिर वो उस टाइम क्या कहते हैं आपका दिपमकार श्री ज्ञान बोलते हैं ना, दिपमकार श्री ज्ञान अतिशा। अतिशा ने अतिशा को नालंदा से बहुत कठिन के साथ बुलवाया, क्योंकि नालंदा में ये बड़ा प्रोफेसर था। तो नालंदा वाइस चांसलर वगैरह इनको बेचना नहीं चाहते थे। तो फिर वो तिब्बतन राजा जो थे, वो कुगे राजा जो है वो यहाँ से दूर नहीं है, वो नज़दीक में है। और राजा ने बहुत मेहनत किया, उसका स्टोरी बहुत लंबा चौड़ा है। तो उन्होंने बहुत मेहनत किया, खर्चा बहुत किया। वो क्या कहते हैं आपका सोने का बहुत खर्चा करके फिर फाइनली 3 साल के लिए उनको वो मिला था अनुमति तिब्बत जाने के लिए। तो अतिशा जी आए, तो अतिशा ने बहुत बुद्धिज़्म को बहुत वो किया, प्रमोट किया, क्या कहना चाहिए आपका, रिवाइव किया। हाँ जी। तो अतिशा के बाद और भी पंडिता कई लोग आए थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहे हैं। तो फिर बाकी फिर वहाँ का अपना जो विद्वान जो है वो बनना शुरू हो गया। बहुत सारे विद्वान
बहुत लाइक ये क्या कहते हैं आपका मरपा लोचावा है, मरपा लोचावा है, वो तो नारोपा से तेलोपा से वो लीनेज रखते थे। मिलारेपा था, फिर वो साक्या पंचिता था, फिर चोंखापा जे चोंखापा था। तो अपना वहाँ बहुत सारे विद्वान जी। बन गए थे और वहाँ बुद्धिस्ट जो है ना बहुत फ्लोरिश हो गया था। इसी के साथ किन किन प्रतिष्ठित मठों की स्थापना तिब्बत में इंडियन स्पिरिचुअल लीडर्स द्वारा की गई थी? वो ज़्यादा मुझे मालूम नहीं है। एक तो वो सबसे पहले वाला जो संत रक्षिता है ना, जी। वो क्या कहते हैं, उसका नाम याद नहीं आ रहा था ना, क्या था वो, समय समय। समय समय मठ जो है ना, वो सबसे पहले वो 7th सेंचुरी में 8th सेंचुरी में शायद 7 और 8th सेंचुरी में वो इस्टेब्लिश हुआ था। वो बहुत बड़ा था। उसका वो सारे संत रक्षिता के उसमें क्या कहते हैं आपका देखभाल में और उनकी एडवाइस अकॉर्डिंग टू हिज एडवाइस वो बनाया था। तो बाकी ये जो जैसे कि थोलिंग मोनास्ट्री है आपका, यहाँ हमारे रिंजेन संगबो का जो मोनास्ट्रीज है ना, यहाँ किन्नौर में बहुत सारे टेम्पल्स रिंजेन संगबो का रिंजेन संगबो ने इस्टेब्लिश किया था। फिर यहाँ स्पीति में ताबो मोनास्ट्री वगैरह, लालुंग वगैरह, फिर लद्दाख में अलची वगैरह, बहुत सारे ये सब रिंजेन संगबो के टाइम में हुआ था। लेकिन उनका जो जितना टेम्पल है, अंदर मूर्तियाँ जितना है और वॉल पेंटिंग्स जितना है, वो सब जो है वो कश्मीरी आर्ट का वो था। वो तो जो आर्टिस्ट जितना भी है वो भारत से लाया था, कश्मीर आर्ट्स। तो उसके बाद फिर वो तिब्बत में अपना आर्ट्स डेवलप हो गया। तो अब अभी देख सकते हैं जो प्रेजेंट आर्ट स्टाइल है और रिंजेन ज़ांगबो आर्ट स्टाइल में काफ़ी अंतर आपको स्टाइल में देखने को मिलेगा। तो बाकी क्या क्या इस्टेब्लिश हुआ मुझे बहुत ज़्यादा मालूम नहीं है जी। कोई चलिए, प्रेजेंट टाइम की अगर बात करें तो बुद्धिस्ट स्पिरिचुअल लीडर्स इंडिया तिब्बत संबंधों को कैसे जीवित रखते हैं, चाहे वो अगर टीचिंग का थ्रू हो या फिर अगर वो हो सेवा करके? इंडिया तिब्बत का रिलेशन जो है और टीचिंग के थ्रू ही हमारा रिलेशन जो है वो बंधे हुए हैं। और सेवा में तो अब ज़्यादा वो टिबेटन जितना स्कॉलर्स हैं, जो भी हमारे देश में अभी हमारा गेस्ट है परम पावन दलाई लामा जी के नेतृत्व में ये टिबेटन क्या कहना चाहिए लोग बैठते हैं यहाँ। लेकिन वो सब रिफ्यूजी है। हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1959 से वो पॉलिटिकल सलम क्या बोलते हैं वो दिया है ना जी। यहाँ स्थानीय लोग हैं, हम यहाँ के लोग हैं और ये लोग रिफ्यूजी हैं। तो हम अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो बहुत सपोर्ट किया है 59 से लेके अभी तक। जितना टिबेटन यहाँ रहते हैं सेटलमेंट बनाया, स्कूल इस्टेब्लिश किया। लेकिन वहाँ से हम लोग सिर्फ वो जैसे कि हमारे जितना स्टूडेंट्स हैं लद्दाख से लेके अरुणाचल सिक्किम का, तो सब इनके मठों में स्टडी करते हैं, वो भी फ्री करते हैं। ये एक उनकी सेवा कनेक्शन है। तो मेनली तो एजुकेशन जो है ना, वो जो टीचिंग के द्वारा वही है। लेकिन हम अब ज़्यादातर हिमालयन रीजन से जितना स्टूडेंट बुद्धिस्ट बुद्धिज़्म अध्ययन करना चाहते हैं, वो सब ये विभिन्न मठों में अध्ययन करते हैं, अभी भी करते हैं। और आजकल तो बिहार से भी कई लोग वहाँ अध्ययन करते हैं, यूपी से भी कई लोग कुछ लोग आए हुए हैं, और नॉर्थ ईस्ट से अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, गंगटोक, दार्जिलिंग छोड़ के भी कई लोग वहाँ अध्ययन करना आते हैं। तो ऐसा है जी।
लास्टली इंडिया तिब्बत के संबंधों के बारे में एक मैसेज आपसे मैं चाहूँगा उन लोगों के लिए जो इस टाइम पर हमें देख या फिर सुन रहे हैं। तिब्बत के रिलेशन तो अच्छा ही रहा है जी। और भी अच्छा रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। परम पावन दलाई लामा जी हर समय यही कहते हैं कि भारत जो है हमारा गुरु है, जी। हम जो है भारत का चेला है। हमारा रिश्ता जो है वो गुरु चेले का रिश्ता है। जी। तो दलाई लामा जी ये अक्सर यही कहते हैं। तो ये कल्चर के उसमें क्षेत्र में और धर्म के क्षेत्र में तो भारत जो है गुरु है और तिब्बत जो है चला रहा है। जी। और अभी जो तिब्बत जो है वो चाइना के अंडर है, लेकिन तिब्बत जो है वो आज़ाद थे। तो जब तिब्बत आज़ाद था तो हमारे बॉर्डर में बहुत वो होता था, क्या कहते हैं आपका, शांति। तो तिब्बत का आज़ाद नहीं होने से आप हमारा हिमालयन बॉर्डर एरिया में जो जितना बॉर्डर लगता है तिब्बत के साथ, वो सब में अशांति फैल गया। तो हम सोचते हैं कि शांति जो है वो आपके लिए भी आवश्यक है और हमारे लिए भी आवश्यक है, चाइना के लिए भी आवश्यक है और भारत के लिए आवश्यक है। तो जितना चाइना है, चाइना का लीडर्स है, भारत के लिए सबको उस ढंग से सोचना चाहिए और शांति को कैसे कायम रखना है उस पर ध्यान देना चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना ज़रूरी टाइम हमारे साथ व्यतीत किया। इसी के साथ अगर आज के पॉडकास्ट की बात की जाए तो आज हमारे साथ गुरु लोचेन तुल्कू रिनपोचे सर थे और कई सारी खास और कई सारी ज़रूरी बातें आज के हमने शो में भी करी और मुझे आशा है कि आज का पॉडकास्ट आप सभी को पसंद भी आया होगा। लेकिन अब मुलाकात होगी अगली एक ऐसी खास शख्सियत के साथ जब हम आप सभी की बातें करवाएंगे। लेकिन तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और सुनते रहिए वॉइस ऑफ किन्नौर।